नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चाणक्य अकेडमी के इस स्पेशल एपिसोड यूरोप में राष्ट्रवाद में। कई विद्यार्थियों को यूरोप में राष्ट्रवाद एक कठिन चैप्टर प्रतीत होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कहानियों को अच्छे से समझोगे, घटना चक्र को अच्छे से समझोगे, तो ये चैप्टर आसान है सभी चैप्टरों से। तो इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम देखेंगे। जैसे हमें पढ़ना है कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति थी वो धीमे धीमे करके विस्तार लेकर के बच्चों पूरी यूरोप में फैलने लगी। किस तरीके से पोलैंड पर असर पड़ा, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया और यूनान किस तरीके से प्रभावित होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो साझा अत्याचार था वह राष्ट्रवाद में बदलता गया। चलो शुरू करते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा से। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो वाकई में अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लोगों के अंदर जो अपनेपन का भाव है और देश के प्रति जो प्रेम भाव है उसका उदय किस तरीके से हुआ, तो ये घटना चक्र के तहत होता है। जैसे मान के चलिए कोई 3 समुदाय हैं ए बी सी, या 3 लड़के मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और इन पर अत्याचार करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, तो डेफिनेटली ये जो ए है, बी है और सी है वो अपने आप को एक साझा बंधन में बंधा हुआ महसूस करने लगेंगे और तीनों ही मिलकर के उसका विरोध करेंगे। ठीक यही जो बात है वो अप्लाई होती है यूरोप के राजाओं पर, निरंकुश शासकों पर। तो ये निरंकुश शासक कौन होते हैं? ये वो शासक थे जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था और ये जनता पर सैन्य बल के द्वारा काफ़ी अत्याचार करते थे। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि निरंकुशवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद आपने देखा, सामूहिक अपनेपन का भाव और देश के प्रति जो प्रेम भाव है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलते हैं निरंकुशवाद की ओर। यह ऐसी शासन व्यवस्था होती है, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। ये अत्यंत दमनकारी होती हैं, केंद्रीकृत होती हैं और सैन्य बल पर आधारित होती हैं, यानी कि सेना की शक्ति से लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो हमने राष्ट्रवाद और निरंकुशवाद को समझा, साथ ही साथ समझ लेते हैं नारीवाद को। तो नारीवाद क्या होता है? जब महिलाओं के लिए पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की जाए तो इसी विचारधारा को नारीवाद कहते हैं। इतिहास में कई ऐसे आंदोलन चलाए गए हैं जो नारीवादी आंदोलन कहलाए। कई लोगों का मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि महिलाओं की प्रकृति और पुरुषों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। कई लोगों ने अपने अखबारों में तो ये भी लिखा है, कई लोगों ने ये भी भाषण दिया है कि महिलाओं को घर का रखरखाव करना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए और पुरुषों के अधीन उन्हें रहना चाहिए, पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए। तो किसने कहा है, कब कहा है, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम राष्ट्र को समझ लेते हैं। तो कई लोगों ने राष्ट्र के बारे में ये कहा कि भाई जहाँ पर एक जैसे लोग रहते हों, समान भाषा, समान जाति, समान समुदाय के लोग अगर रहते हों, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि भाई इसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं, इस हिसाब से तो कोई राष्ट्र होगा ही नहीं, क्योंकि विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पर एक जैसी भाषा, एक जैसी मान्यता वाले लोग रहते हों, एक जैसे रंग के लोग रहते हों। शायद विश्व में ऐसा ही कोई देश हो। भारत को ही देख लीजिए, भारत में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि भाई जो राष्ट्र की परिभाषा आपने दी है, कुछ लोगों ने जिनने दी है वो एकदम गलत है। तो अर्नेस्ट रेनन ने जो परिभाषा दी है एक राष्ट्र की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त इतिहास हो, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह समाज पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र यह विचारधारा को आधारित किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि किस तरीके से एक राष्ट्र लंबे प्रयासों से एक गौरवपूर्ण इतिहास से बनाया जा सकता है। तो आपने समझा राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, नारीवाद क्या है और निरंकुशवाद क्या है। चलते हैं चैप्टर के पहले पेज की तरफ, जहां पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से एक चित्र बनाया है फ्रेडरिक सारियू ने। ये फ्रेडरिक सारियू कौन थे? यह एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 1848 में एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई है जो आपके सामने है। और इस चित्रकला का आप चित्र में देख सकते हो, एक महिला है जिसके एक हाथ में मशाल है जो ज्ञानोदय का प्रतीक है। मनुष्यों के अधिकारों का एक दस्तावेज भी है जो आपको दूसरे हाथ में जो पुस्तक दिखाई दे रही है ना, मनुष्यों के अधिकारों का दस्तावेज है। निरंकुश शासकों के खंडर आप प्रतिमा के नीचे देख सकते हो
इसके अलावा ईसा मसीह व अन्य देवी देवता इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। आज़ादी की प्रतिमा के सामने यूरोपीय देशों की एक लंबी कतार या जुलूस आप देख सकते हो, जिसका नेतृत्व अमेरिका व स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, यानी कि जो प्रतिमा से आगे निकल चुके हैं। फ्रांस भी प्रतिमा के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। कतार में आप जर्मनी और इटली को भी देख सकते हो, जो भी एक राष्ट्र राज्य नहीं बने हैं। जर्मनी को हम काले, लाल और सुनहरे झंडे से पहचान सकते हैं। फ्रेडरिक सारियू ने अपने इस चित्र में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए और उनकी दिखाया और उनकी पहचान उनके झंडों और उनकी पोशाकों से हम कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेडरिक सारियू ने इन चीज़ों को दर्शाया है। तो चलते हैं आगे, और भी कई परिभाषाएं और भी कई पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने होंगे। फ्रेडरिक सारियू की जो चित्रकला आपने देखी है, तो फ्रेडरिक सारियू की जो आपने चित्रकला देखी है, इसे लोगों ने कल्पना दृश्य का नाम दिया है, यानी कि आप इंग्लिश में इसे यूटोपिया कह सकते हो। अर्थात यह सपनों का उस समय का इतना अच्छा, इतना सभ्य संसार था जहां पर निरंकुश शासकों के खंडर पड़े हुए हैं। इतना सभ्य संसार था कि इसका सच होना संभव नहीं था, यानी सपनों का इतना अच्छा संसार जिसके साकार होने की संभावना ना हो, कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया कहलाता है। आपने कक्षा 9 में फ्रांसीसी क्रांति जरूर पढ़ी होगी। 1789 में किस तरीके से फ्रांस की जनता ने लुई 16 का तख्ता पलट कर दिया था। उस समय फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने यह लक्ष्य बनाया कि हमने अपने यहाँ तो राजा को हटाया ही है, अपने यहाँ तो लोकतंत्र लेके आए हैं, इसके अलावा हम यूरोप के उन सभी लोगों की सहायता करेंगे जो अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि उस समय यूरोप में राष्ट्र राज्य नहीं थे। यूरोप के अलग अलग क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों ने अपने आप को फ्रांस से और ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया। तो वो कौन कौन से कदम थे आपके सामने पेश हैं। पितृभूमि और नागरिक जैसे संयुक्त विचारों पर जोर दिया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए को लागू किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए और एक समान भार और माप की प्रणाली लागू की। पुरानी फ्रांसीसी झंडे को हटाया गया और नया तिरंगा झंडा जारी किया गया। शहीदों का गुणगान हुआ और नई नई स्तुतियां रची गईं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया और पेरिस में फ्रेंच भाषा को ज़्यादा महत्व दिया और आगे चलकर ये फ्रांस की साझा भाषा भी बनी। तो ये जो बदलाव लागू किए गए हैं फ्रांस के द्वारा, इन बदलावों की चर्चा आसपास के देशों में चल रही है। आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी में चर्चाएं चल रही हैं और वहाँ के जो छात्र वर्ग है, वहाँ के जो शिक्षित वर्ग है, वो जैकोबिन क्लब की स्थापना कर रहे हैं। जैकोबिन क्लब क्या है? एक संगठन है जो क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करने का कार्य करता है। तो 1790 के दशक में जहाँ भी फ्रांसीसी सेना अटैक करती थी, वहाँ पर जैकोबिन क्लब उनकी सहायता करता था। यानी जिस देश में अटैक करना है उसी देश के लोग उनकी क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रांस की क्रांति है, जो फ्रांस की आ गए, तो हम नेपोलियन के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन की संहिता 1804 में लागू की गई और नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों में उन सभी बदलावों को लागू किया जो फ्रांस में पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इसने कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें बनाई। फॉर एग्जाम्पल, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार खत्म किए। संपत्ति का अधिकार इसने सुरक्षित बनाए रखा। सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए। एक समान भार माप तौल प्रणाली लागू की। भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से इसने लोगों को आज़ादी दिलाई। इसके अलावा इसने 39 राज्यों का जर्मन महासंघ भी बनाया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को और अधिक तर्कसंगत बनाया। तो आपने देखा नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए हैं। जब इसने भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से लोगों को आज़ादी दिलाई, तो कहीं ना कहीं जो भूदास थे, जो पहले फ्री में काम करते थे, उनको आज़ादी मिली। इसके अलावा जब इसने भार और माप की प्रणाली को सही किया, तो व्यापारी वर्ग को भी लाभ हुआ। यानी व्यापारी वर्ग है और जो भूदास वर्ग है, इनको जब लाभ मिला तो इन्होंने समझा कि कहीं ना कहीं जो नेपोलियन है वो हमारे लिए भगवान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता है, जो हमें लोकतंत्र तो दे ही रहा है, इसके अलावा हमें आज़ादी भी दिलाई है। तो नेपोलियन का स्वागत कहीं ना कहीं आज़ादी देने वाले फरिश्ते के रूप में किया गया। लेकिन शीघ्र ही ये जो उत्साह था वो दुश्मनी में बदलने लगा। उसकी वजह क्या थी कि नेपोलियन का जो स्वागत था वो पहले
एक फरिश्ते के रूप में किया गया और बाद में दुश्मन के तौर पर उसे माना गया। इसकी कई वजह थी, क्योंकि नेपोलियन का सपना था वो पूरी यूरोप को जीते, इसीलिए उसने जबरन भर्ती कराई, टैक्स बढ़ाया और सेंसरशिप भी लागू की, यानी कि कोई नेपोलियन के खिलाफ बोल या लिख नहीं सकता है। तो जब ये चीज़ें लागू की गई तो लोगों को लाभ से अधिक नुकसान नजर आने लगे और नेपोलियन का विरोध भी शुरू हुआ और नेपोलियन का पतन 1813 से शुरू हो जाता है और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में पूर्ण रूप से नेपोलियन का पतन हो जाता है। वाटरलू की लड़ाई में प्रसा ने, रूस ने, ऑस्ट्रिया ने और ब्रिटेन ने, इन सभी देशों ने इसे वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू के युद्ध के बाद वियना कांग्रेस या वियना संधि स्थापित की गई। वियना संधि में नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो जो बदलाव आए उन सभी बदलावों को समाप्त कर दिया गया और उन्हें बूर्बो वंश को वापस लाया गया, फिर से वहां पर राजा का शासन लागू किया गया। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ बनाया था उसको जारी रखा गया। फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना करे, इसीलिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों का निर्माण किया गया। उत्तर दिशा में, फ्रांस के उत्तर दिशा में नीदरलैंड स्थापित किया गया और इसे बेल्जियम को सौंपा गया और आखिरकार बेल्जियम 1830 में से अलग भी हो जाता है। दक्षिण में पीडमोंट राज्य दिया गया जिसमें जेनोआ को शामिल किया गया। पूर्व की दिशा में रूस को पोलैंड का हिस्सा सौंपा गया और इसके अलावा पश्चिम में प्रसा को कई नए इलाके दिए गए और सेक्शनी भी दिया गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो यूरोपियन सरकारें हैं जिन्होंने फिर से राजा की बहाली की है वो रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। ये रूढ़िवादी कौन होते हैं? वो लोग जो पुरानी पारंपरिक व्यवस्थाओं को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सामाजिक ऊंच नीच बनी रहे, उन्हीं लोगों को रूढ़िवादी कहते हैं। ये परिवर्तन के खिलाफ होते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं उदारवादी की तरफ। अगर हम रूढ़िवादी पढ़ चुके हैं तो हमें उदारवादी भी मालूम होना चाहिए। आप देख सकते हो कि जो उदारवादी शब्द है वो लिबरल शब्द से आया है, लैटिन भाषा का शब्द है और इनका मानना होता है कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी हो, सरकार सहमति से बनी हो, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि हो, यानी वोटिंग के द्वारा ही चीज़ें होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन्होंने महिलाओं के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया और उन्हें अवयस्क नागरिक का दर्जा दिया। ये तो उदारवादी लोगों की विचारधारा होगी राजनीति में कि किस तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में इनका मानना था कि व्यापार में खुली हुई छूट मिलनी चाहिए, व्यापार में सरकार का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो आखिर की विचारधारा क्यों आई? क्योंकि 1833 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप हैम्बर्ग नाम के शहर से न्यूरेमबर्ग नाम के शहर में जाओगे व्यापार करने के लिए तो आपको 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ेगा और हर सीमा शुल्क में आपको 5% टैक्स देना है। तो आप बताइए कि जब इतने सीमा शुल्क देने पड़ेंगे तो ये व्यापार आसान है या कठिन? तो आपको उत्तर रहेगा बहुत ही कठिन है। इसके अलावा अगर आप फ्रैंकफर्ट नाम के शहर से 1 एल कपड़ा खरीदते हो तो वो 54 पौंड यानी 54.7 सेंटीमीटर होता है। अगर इसे न्यूरेमबर्ग ले जाओगे तो 65.6 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी माप तौल की प्रणाली भी सही नहीं है। तो आर्थिक क्षेत्रों में भी इनकी मांग थी कि समान भार और माप की चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए और इसीलिए प्रसा की पहल पर एक संघ बनाया गया, एक जोलबरान संघ बनाया, ठीक है। और जोलबरान संघ में जो जो राज्य थे उन सभी राज्यों में आंतरिक आयात निर्यात शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और जो मुद्राओं की संख्या जो पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी उसको घटा करके सिर्फ 2 कर दिया। तो ये सुधार किए गए थे। चलते हैं अब एक नया वर्ग देखते हैं जिसका नाम है भाई कुलीन वर्ग। आप देख सकते हो कुलीन वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग की जनसंख्या बहुत कम थी। चलते हैं कुलीन वर्ग की ओर। कुलीन वर्ग की संख्या बहुत कम थी लेकिन यह यूरोपियन महाद्वीप का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली वर्ग था। ये शहरों में हवेलियों के मालिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जागीरों और बड़े बड़े खेत के टुकड़ों के मालिक हुआ करते थे। कुलीन वर्ग आपसी साझा जीवन शैली से जुड़े रहते थे और इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में जुड़े हुआ करते थे। तो कुलीन वर्ग की संख्या काफ़ी, तो ये था कुलीन वर्ग के बारे में। अब हम चलते हैं मध्य वर्ग। तो आपने देखा कुलीन वर्ग की संख्या कम है तो ज़्यादा संख्या किसकी होगी? कृषक वर्गों की होगी। जो किसान थे तो किसानों की संख्या ज़्यादा थी। कुछ किसान ऐसे थे जो बेचारे भूदास बन करके काम करते थे और कुछ किसान ऐसे थे जो रेंट की जमीन पर काम कर। ये जो किसान वर्ग है इसी में से कुछ लोगों ने व्यापार किया, पैसा कमाया
और जब वो धीमे धीमे करके जागरूक और शिक्षित होने लगे तो यहीं से एक नया वर्ग उभर कर गया है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। तो मध्य वर्ग में ज़्यादातर प्रोफेसर, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति और जो जागरूक लोग थे वो हुआ करते थे। और मध्य वर्ग का एक ही अभिप्राय था कि हमें किसी न किसी तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करनी है और ये राजतंत्र है वो पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो अब आ जाते हैं क्रांतियों पर, चलेगा भाई क्रांतियों का युग। तो शुरू करते हैं यूनान से। तो 1821 से पहले जो यूनान था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 1821 में यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है, जो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ ये क्रांति खत्म होती है और यूनान एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाता है। तो जब ये स्वतंत्र हुआ तो 1821 से 1832 के बीच में कई फेरबदल आए, जैसे यहाँ पर एक विचारधारा को लाया गया जिसे हम रूमानीवाद कहते हैं। एक सांस्कृतिक आंदोलन था, लोगों को अपना अतीत याद दिलाया गया, एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया गया। विज्ञान का काफ़ी विरोध हुआ और रहस्यवाद का महिमा मंडन किया गया, रहस्यवाद की प्रशंसा की गई। कई कवियों ने, कलाकारों ने रूमानीवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही एक कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्रांति के लिए काफ़ी सारा धन भी इकट्ठा किया, लेकिन 1824 में 1824 में बुखार के चलते इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आपका यूनान के बारे में। यूनानी संस्कृति को हम हेलेनिज्म कहते हैं, जिसे कई कवियों और कलाकारों का प्रोत्साहन मिला और इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना तक बताया। तो यूनान के बारे में आप पढ़ चुके हो। 1830 में नीदरलैंड से बेल्जियम भी आज़ाद हो जाता है। अब चलेंगे फ्रांस की ओर और 1830 का एक साल ऐसा था कि 1830 का साल काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ साल था, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा और काम की मात्रा काफ़ी कम थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा इंग्लैंड में औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था, यानी कि वहाँ पर जो कपड़े थे, जो सामान था, वो मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था और इसीलिए जो छोटे छोटे उद्योगपति फ्रांस के थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो जब इनको नुकसान हुआ तो भुखमरी फैली और भुखमरी फैली तो वहाँ पर क्रांति फिर से की गई जुलाई 1830 में। और जुलाई 1830 में जब क्रांति हुई तो वो राजा जिसे 1815 में बहाल किया गया था, 1830 में क्रांति हुई और वो राजा जिसे 1815 में बहाल किया गया था उसकी राजगद्दी फिर से छीन ली जाती है और यहाँ पर एक संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई और उसका अध्यक्ष लुई फिलिप यानी एक संसदीय राजा घोषित किया गया लुई फिलिप को। परंतु समय गुजरा और धीमे धीमे करके 1840 के बाद भी वही स्थितियां पैदा होने लगी जो 1830 में थी। 1845 की अगर मैं बात करूं, समय धीमे धीमे गुजरा और 1840 में वही स्थितियां पैदा हुई जो 1830 में थी। अगर मैं 1845 की बात करूं तो 4 जून की बात है, बुनकरों ने अपने मालिकों के घर पर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि भुखमरी फैली हुई है, उनके पास रोजगार नहीं है और अपने मालिकों के घरों को लूट लिया, फर्नीचर वगैरह तोड़ दिए। इस प्रकार की घटनाएं पुनः फ्रांस में फैलने लगी और 1848 में तो एक भयंकर विद्रोह हुआ फरवरी के महीने में कि फिर से लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और फरवरी 1848 में तो भयंकर विद्रोह हुआ और लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। तो पुनः लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं और यहीं से जर्मनी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। तो चलते जर्मनी की एकीकरण की ओर। तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया तो वैसे नेपोलियन के काल में शुरू होगी, लेकिन औपचारिक रूप से यह 1848 में स्टार्ट हुई और 1871 में पूर्ण हुई। जर्मनी की एकीकरण का जो उत्तरदायित्व था वो प्रशा के ऊपर था और जो प्रशा का मुख्यमंत्री था ओटोमन बिस्मार्क, इसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और एकीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिलाया। तो किस तरीके से यह प्रक्रिया कारगर रही तो उन घटनाओं को हम देख लेते हैं। ओटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक रहा जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान इसने ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को
हराया। इन 3 युद्धों में जब इसने जीत प्राप्त की तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया। अब इसके बाद हम इटली की एकीकरण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया थी वो भी लगभग कुछ न कुछ ऐसी ही रही। इटली भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इस तरीके से प्रसा ने यहाँ पर उत्तरदायित्व संभाला था। इसी तरीके से साड़ी पीडमेंट ने इटली की एकीकरण की प्रक्रिया के उत्तरदायित्व को संभाला। इधर ओटोमन बिस्मार्क ने अपनी भूमिका निभाई और इधर काबूर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी और जैसे मजनी का भी रोल रहा था। जेसॉफ मेजनी का जन्म 1807 में हुआ था। ये क्रांतिकारी विचारों वाला दार्शनिक और एक युवा नेता थे और ये अपने विचारों से युवाओं में जोश भर देते थे। यह कार्बोनरी के सदस्य भी बने थे, लेकिन 1824 में इन्होंने लुगरिया नाम के स्थान पर जो आंदोलन चलाया तो इन्हें बहिष्कृत किया। इसीलिए इन्होंने स्वयं के 2 संगठन बनाए। 1831 में यंग इटली तथा 1833 में यंग यूरोप। यंग इटली का निर्माण इन्होंने मॉर्से में और यंग यूरोप का निर्माण इन्होंने बर्न में किया। और इन संगठनों का उद्देश्य युवाओं के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना का प्रचार प्रसार करना था। तो चलते हैं इटली की एकीकरण की प्रक्रिया की तरफ। जिस तरीके से जर्मनी की एकीकरण में प्रसा ने अहम भूमिका निभाई, ठीक इसी प्रकार से इटली की एकीकरण में साड़िया पीडमोंट का प्रमुख योगदान रहा। इधर ओटोवन बिस्मार्क और अगर हम इटली के एकीकरण में देखें तो काबूर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। काबूर ने अपनी चतुर कूटनीति से 1859 में ऑस्ट्रिया वालों को हराया। इसके अलावा जो गैरिबाल्डी था उसका भी अहम योगदान रहा। उसने अपनी लाल कुर्ती सेना के साथ 1860 में स्पेनी शासकों को हराया और सिसिलियों को, दोनों सिसिलियों राज्यों को इटली में शामिल करवाया। इसी के साथ 1861 में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हुई और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन की स्थिति की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि जो ब्रिटेन है वो एक राष्ट्र राज्य का आदर्श माना जा सकता है। ब्रिटेन का नक्शा आप देख पा रहे होंगे। तो ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन सभी समूहों की अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रहा। एक लंबे समय तक टकराव के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो कई बार पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब लागू हुआ था, तो 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। फिर क्या किया इंग्लैंड ने फिर भी अपना जो प्रभाव था, वो दबदबा था, वो बनाए रखा और स्कॉटलैंड का कहीं ना कहीं शोषण होता रहा। तो आगे देखो, इसके बाद जो ब्रिटेनी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा बना रहा, एक ब्रिटेनी पहचान का विकास कार्य यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों का योजनाबद्ध तरीके से दबाया जा सके। तो ये इंग्लैंड की स्थिति थी। 1798 में यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक का नाम जिसे दिया गया और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग का खूब बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से राष्ट्र राज्यों की स्थापना की गई, लेकिन लोगों के अंदर आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाएं वो चरम सीमा पर है और इसी का प्रभाव वहाँ के शासकों ने उठाया। तो आप देख पा रहे हो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना बड़े रूप से बढ़ती जा रही है। वो राष्ट्र के लिए मरने जीने कुछ भी करने के लिए तैयार है और इसी चीज़ का फायदा वहाँ के शासकों ने उठाया। किस तरीके से शासकों ने फायदा उठाया कि उन्होंने साम्राज्यवाद बढ़ाया।
यानी कि लोगों को राष्ट्र के नाम पर भड़का करके अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लगे। और जब अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर 1914 में आपने देखा कि किस तरीके से विस्तारवाद की वजह से, साम्राज्यवाद की वजह से विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। देखिए बाल्कन क्षेत्र में विद्रोह क्यों हुआ। तो 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी, अलग अलग लोग रहते थे। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रेसिया, बोस्निया, अलग अलग प्रकार के लोग आप समझ सकते हो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। अगर पूछे स्लाव किसे कहते हैं। बाल्कन क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानीवाद, राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल में निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन के लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तो जैसे जैसे लोगों ने अपना विस्तारवाद किया, वैसे वैसे जो समाज था, जो साम्राज्य था, वो साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ा और 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध भी हुआ। तो इस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद को अपने अपने अकॉर्डिंग लिया। इसके बाद कुछ 2-4 पॉइंट और हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर जर्मेनिया का चित्र देख पा रहे होंगे। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया था 1848 में, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकना था और वहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद भी बुलाई गई। एक और चित्र आप देख पा रहे होंगे, यह 1850 का डाक टिकट है। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो पूछ लेता है मारियान कौन थे। एक चित्र आपको और देखने के लिए मिल रहा होगा, यह व्यंग्यात्मक चित्र है। जर्मन राइक्सटैग संसद में ओटोमन बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870। ये आप चित्र जो देख रहे हो यहाँ पर मिरर्स ऑफ जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। चित्र के बीच में काइजर और प्रुशियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन लून खड़े हैं। इसके पास बिस्मार्क। इस विशाल कृति को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट भी किया था। इस चित्र को भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये नेपोलियन का चित्र है और जब 1813 में नेपोलियन का चित्र है, जब 1813 के बाद इसकी पतन की यात्रा शुरू हुई थी तो नेपोलियन के डाकिये के रूप में दर्शाया गया कि किस तरीके से अपनी हार का संदेशा खुद लेके जा। यह जर्मन पंचांग है, यानी कि जिसे आप तिथि कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए परीक्षा में मिलते हैं। ग्रिम बंधुओं की कहानी में और आपको सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। जैकब ग्रिम और विलेम ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया के तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठा करना शुरू की। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोग यह बात करते और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिखकर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने उन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश प्रकाशित कर डाला। मैंने बताया था कुछ लोगों का मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए और वह शरीर से शक्तिशाली नहीं होती है, उन्हें घर की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऐसा मानना था कार्ल वेलकर का, जो फ्रैंकफर्ट संसद से एक निर्वाचित सदस्य थे। इन्होंने कहा था प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर हैं, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक हैं, उन्हें परिवार का रखवाला घोषित किया जाए, भरण पोषण करने वाला होना चाहिए और महिलाओं को उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए। लेकिन ल्यूजियो ओटो पीटर्स का चित्र आप देख रहे हो, इनका जन्म 1819 में हुआ था। 1895 में इनकी डेथ हुई थी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, महिला थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। इन्होंने
अपने अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में, परंतु ल्यूजे पीटर्स ने इस चीज़ का विरोध किया। ल्यूजे पीटर्स का चित्र आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अखबार में एक खबर प्रस्तुत की थी, वो यह है, उन्होंने कहा कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचार से ओतप्रोत हैं, सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे क्या? जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए हैं। यानी कि अगर महिलाओं को अधिकार ना मिले, पुरुषों को अधिकार मिले, तो कहीं ना कहीं आदि मानव जाति को तो लाभ मिल रहा है। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने, यानी कि उस पाठक का नाम नहीं है, 25 जून 1850 को महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण बताया। तो इस तरीके से महिलाओं के बारे में कुछ लोगों के विचार कुछ और थे, कुछ लोगों के विचार कुछ और थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।